Good evening, students. This is your teacher, Dr. Vishal Gupta, and today I came up with a video on cost accounting. And this video is meant for SAM 5th students. Okay, 5th students वाले पहले भी मेरे students रह चुके हैं 3rd SAM में, 4th SAM में. So my first video on whiteboard is for 5th SAM students. So cost accounting. Today we will discuss on a new subject which you are going to read in your 5th SAM, that is cost accounting. The subject is cost accounting. As you know कि पहले मैं किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मेरा ये है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो किस को फेस करने वाले हैं, किस चीज़ को फेस करने वाले हैं, उनको क्या पढ़ने को मिलने वाला है. ठीक है, अभी तक पिछली क्लासेस में जो अभी तक आपने क्लासेस पढ़ी हैं वो आपने उसमें पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसमें अपने पहली जो आपको पता ही है कि अकाउंटिंग की जो ये टाइप्स है. ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और अब एक नई चीज़ आ गई है, जैसे जैसे आप कोर्सेज में आप आगे जाओगे, बीकॉम अब लास्ट ईयर है आपका, तो जैसे जैसे आगे जाओगे, जैसे इसके बाद पीजी में जाओगे तो और भी बड़े सारे कोर्सेज आएंगे. सो दिस इज नेक्स्ट स्टेज इन लर्निंग इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज तक आपने क्या पढ़ा है? फाइनेंशियल, इससे पहले आपने एक अकाउंटिंग पढ़ी है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आई थिंक फर्स्ट सैम में थी या और किसी सैम में थी, लेकिन आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है. ठीक है, as you know right from the 11th class, you know that this thing accounting is a language of business. ये कोई आपके लिए नई बात नहीं है. As I am expressing my ideas in English और हिंदी, so accounting जो business की जो है वो language क्या है, वो accounting है. Okay, बिजनेस के रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए, वो किसके थ्रू मिलता है? अकाउंटिंग के थ्रू मिलता है. बिकॉज बिजनेस इज नॉट अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग. सो वो हमें कैसे इंफॉर्मेशन हमें उसके रिलेटेड मिलती है? वो अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है. इस कंसेप्ट से तो आप भली भांति आपको पता है इसके बारे में. ठीक है, सो अभी तक आपने पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, अब अकाउंटिंग तो होगी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग एंड समराइजिंग द इंफॉर्मेशन. क्योंकि जो वेरियस यूजर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हैं चाहे इंटरनल यूजर हैं. एक्सटर्नल यूजर में हमारे गवर्नमेंट आती है. ठीक है, और हमारे पास जो गवर्नमेंट आती है या और भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, जो इंटरेस्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए. ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि कैसे चल रहा है टैक्स, जो पर्पस के लिए टैक्स को उन्होंने लेवी करना है, तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं. अकाउंटिंग देखते हैं, किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट चेक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स चार्ज करते हैं. क्रेडिटर्स होते हैं, उनको दे आर इंटरेस्टेड के उनको इस फर्म को क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. ठीक है, इन्वेस्टर्स होते हैं, दे हैव टू टेक अ डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट. सो ये एक यूजर्स होते हैं जिनके लिए इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है. सो अकाउंटिंग का आपको पता ही है मेन पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन जनरेट करना. मैं आ रहा हूं कास्ट अकाउंटिंग में. ठीक है, लेकिन उससे पहले दिस इज द बैकग्राउंड. आई एम कमिंग टुवर्ड्स दिस कास्ट अकाउंटिंग, बट लेट्स रिकैप द थिंग्स. ओके, ये आपको पहले भी पता है अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, और इसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. किसको? यूजर्स को. ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, वो आपको पता है. इंटरनल मैनेजमेंट हो गई, जो ओनर होता है, एम्प्लॉइज होता है, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए. और जो आउटसाइडर होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, जो क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आल्सो नीड इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो अकाउंटिंग जो है वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है. ये तो बेसिक पर्पज है अकाउंटिंग का, और इसकी डेफिनेशन भी आपको पता ही है कि अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करती है, रिकॉर्ड करती है और समराइजिंग करती है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को. ठीक है, इसके 3 काम होते हैं अकाउंटिंग के. अभी मैं सिर्फ अकाउंटिंग, आप इसको कास्ट को भूल जाइए, फाइनेंशियल को भूल जाइए, अभी सिर्फ मैं अकाउंटिंग के डिस्कशन कर रहा हूँ. ठीक है, और अकाउंटिंग के 3 जो पर्पस होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं, एक सबसे पहले तो होता है आइडेंटिफाइंग, थोड़ा सा आपके लिए भी वापस
हो जाएगा कि कैसे हमने अकाउंटिंग को स्टार्ट कैसे किया था जब आपने ABC शुरू की थी कॉमर्स से। ओके, सो आइडेंटिफाइंग, उसके बाद हम उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग, ओके, समराइजिंग, समराइजिंग द बिजनेस इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन, कुछ भी लिख सकते हो। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें कौन सी जो है वो रिकॉर्ड करने के उसमें क्वालिफाई हो रही है मॉनेटरी टर्म्स में, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, इसमें एक और आता है, सॉरी वो मैं स्किप कर गया, वो था हमारा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग एज यू नो वो किस पे होता है, लेजर में। ठीक है, फिर हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, क्लासीफाई करते हैं, हर किसी का अलग अलग से अकाउंट बनता है। फिर समराइजिंग करते हैं, जो हम इनकम स्टेटमेंट्स, इसको फाइनल अकाउंट्स भी बनाते हैं, बोलते हैं, जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और लास्ट में हम उसको जो है समराइज करके उसको एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, या कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। एक और चीज इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, वो है कम्युनिकेटिंग। ठीक है, यहां तक तो आपको पता है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग द बिजनेस इंफॉर्मेशन, यहां तक तो आपको पता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग का मेन पर्पस है। ओके, यहां तक आपने पढ़ा हुआ है। अब ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आज तक आपने पढ़ी है ना, चाहे आपने फर्स्ट सेम में पढ़ी है, तो या उसमें सेकंड सेम में भी है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई थिंक, तो वो लिमिटेड थी कहां तक, वो आती थी, उसका मेन काम था ये समराइजिंग करना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसी भी फर्म की, चाहे वो बैंक है, कुछ भी है, उसका काम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल के देता था, जिससे हमें किसी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती थी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, और जो बैलेंस शीट होती है उसको आपको पता ही है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती थी ऑफ ए बिजनेस फॉर्म। ठीक है, ये काम होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थ्रू दिस anybody can get the financial information या financial performance या financial position of a business firm, of an entity। ठीक है, ये काम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप करोगे तो आपको किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ पीरियड पता चल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि वो आपको बता देगा कि इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। यहां तक काम चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन विद द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हो गई, बिजनेस जो है लार्ज लेवल पे चलना शुरू हो गया, देन द पीपल थॉट कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन लॉस क्यों हो रहा है, हमें इसके अंदर भी, इसके डेप्थ तक जाना होगा। यहां तक नहीं चलेगा, हमने प्रॉफिट डिटरमाइन कर लिया, प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लेकिन इसके भी लॉस हुआ तो उसके भी कुछ फैक्टर हैं, उसके भी कुछ कारण होंगे, ऐसे नहीं हो गया लॉस। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये पर्पस सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो इसी के लिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जो बिजनेस था वो लार्ज स्केल पे चलने शुरू हो गया, तो इसी के लिए क्या हुआ, फिर हमारे पास जो एक्सपर्ट्स थे, जो अकाउंटेंट्स थे या बिजनेस पीपल थे, they came up with the concept that is cost accounting। okay, accounting का पर्पस है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता देना। ठीक है, अब वो क्या, उन लोगों का मानना था एट दैट टाइम कि वी कैन कंट्रोल लॉस और प्रॉफिट इफ वी कैन determine, ascertain the cost and also control the cost। अगर ये जैसे बार मार्कर है, ठीक है,
अब इसका हमने लॉस या इसको जो हमने प्रॉफिट इसके जो सेलिंग है उसका डिटरमाइन करना है, उसको फाइंड आउट करना है. सो व्हाई नॉट ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट. ओके, wastage should be eliminated. Try to produce a manufacture or produce a product at a minimum cost. So for that purpose, for the control, for the determination, for the ascertainment of cost, this concept, this subject, this course जो अब अभी पढ़ोगे came into existence. प्रॉफिट तो हो गया भाई, प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट है, इस कंपनी का लॉस में जा रहा है, लेकिन भैया हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, ये उस टाइम उन लोगों का जो सोच थी, तो कि इस हमें थोड़ा अकाउंटिंग को और से एनालाइज करना है, हम कंट्रोल कंसेप्ट ला सकते हैं, हमें कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, हम किसी प्रोडक्ट की, किसी प्रोडक्ट की सर्विस की हमें कॉस्ट की तरफ जो है वो ध्यान देना है. ठीक है, वो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो यू नो ना, जो भी जितना भी एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विस जो लगता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, सो जो अब इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. दिस इज माय फर्स्ट वीडियो. इफ आपको कोई सजेशंस वगैरह है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज बता देना, हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो पूरी लाइफ चलती रहती है, वो उसका कुछ वो नहीं है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, अब थोड़ी सी मैंने आपको इंट्रो दे दी है, अब कास्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. ये कास्ट अकाउंटिंग आई क्यों एग्जिस्टेंस, नई चीज क्यों आती है एग्जिस्टेंस में, नई चीज क्यों आती है? हमारे पास फैन है, एसी की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि फैन में कुछ लिमिटेशंस थी, वो आपको उतना जो है वो इतनी जो सर्दी है वो फील नहीं करवा रहा था. ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा वहां पे जो फैन फेल हो रहा था. ठीक है, अब आपको जब बिजनेस को और अच्छे से चलाना है, ठीक है, एवरीवन वांट्स बिजनेस टू बी इन प्रॉफिट. ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, मेन मोटो तो प्रॉफिट अर्न नहीं होता. तो लेकिन अगर आप बिजनेस हाई लेवल का हो गया तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो पर्पस सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमें कास्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ गई. क्योंकि किसी चीज की लिमिटेशन ही दूसरी इन्वेंशन की ओर ले जाती है. पंखे से सेटिस्फाई नहीं हुए, एसी बन गया. गाड़ी से सेटिस्फाई नहीं हुए, कार से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो एरोप्लेन बन गया. ठीक है ना. तो जब स्कैरसिटी या लिमिटेशन जब किसी चीज की होती है, वही आपको दूसरी नई चीज की ओर लेके जाती है. इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं थी, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी जो अलग एक और अकाउंटिंग की टाइप आ गई, वो है कास्ट अकाउंटिंग. ठीक है, तो पहले हम तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा कॉस्ट क्या होती है. ठीक है, कॉस्ट जितना भी एक्सपेंडिचर लगा है इन द प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट, इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है, किसी चीज को भी जितनी भी वैल्यू लग रही है बनाने में, चलाने में, ऑपरेशन में, ऑपरेट करने में, किसी काम को करने में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी यूनिट में, उसको कॉस्ट बोलते हैं. और अकाउंटिंग तो आपको पता ही है, ये एक प्रोसेस है. अकाउंटिंग अकाउंट्स बनाने की प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं. ठीक है ना. It's a verb, something in motion. Accounts are accounts are being maintained by the people. Okay, so cost accounting. ठीक है, कास्ट को हमने डिटरमाइन करना है, एसरटेन करना है और कंट्रोल भी करना है. ठीक है, सो ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस थी, जिनके कारण कास्ट अकाउंटिंग का सहारा लोगों को लेना पड़ा. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने बता दिया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने तक ही लिमिटेड थी. अब कास्ट को डिटरमाइन करना है, ठीक है, कास्ट को कंट्रोल करना है, तो इसका आप बोल सकते हो, इसका क्या है, इसका मेन काम क्या है, एस्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. सबसे पहले तो भाई कास्ट निकालो किसकी, ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की, सर्विस, किसी सर्विस की कितनी कास्ट पड़ रही है हमें, यूनिट, एक यूनिट जो होता है किसी यूनिट की, यूनिट एक एक यूनिट जो एक पीस ऑफ, एक वन पीस ऑफ प्रोडक्ट आप बोल सकते हो. यूनिट की किसी भी चीज की, किसी ऑपरेशन की, कोई काम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहे हैं, उसकी
ठीक है, किसी प्रोजेक्ट की, पहले तो उसकी कॉस्ट निकालिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट निकालिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड कीजिए, या अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले उसको एसेटेन कीजिए, उसको पहचानिए, उसके बाद उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कीजिए, अकाउंट्स में रिकॉर्ड कीजिए, और लास्ट में है हमारा कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। कंट्रोल कहने का मतलब क्या है कि कंट्रोल ऑफ कॉस्ट के हमने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले ही सेट की होती है, बजटेड कॉस्ट। हमने सोचा कि इस मार्कर को बनाने में फॉर एग्जांपल ₹200 लगेंगे, ठीक है, ₹200 इस मार्कर को बनाने में लगेंगे, ये पहले हमने सोचा हुआ था। इसमें जो भी इंक, जो भी इसमें प्लास्टिक, जो भी मटेरियल लगा हुआ है इसमें, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, हमारी बजटेड कॉस्ट, इतना एस्टिमेटेड कॉस्ट आप बोल सकते हो। हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी, 200, ठीक है। बट एक्चुअल कॉस्ट जब हमने एक्चुअली इसको बनाया, इसमें इसकी लेबर, इसकी रॉ मटेरियल, सब कुछ मिला मिलू के जितना भी है, ये एक्चुअल कॉस्ट जो आ गई हमारी, वो आ गई 210 एक्चुअल कॉस्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस्टिमेटेड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ठीक है, ₹10 ज्यादा आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कहीं कुछ लूप होल्स हैं, कहीं में कुछ कमी है, हम जो कॉस्ट अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहे, हम कुछ वेस्टेज, कहीं पे कोई लेबर अच्छे से काम नहीं कर रही, कोई मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही, तभी हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। जो चीज 200 में बन जानी चाहिए थी, नो वी आर मेकिंग दिस मार्कर इन ₹210, so there is certain loophole. So cost control of cost मतलब पहले स्टैंडर्ड सेट कर देना है, एस्टिमेटेड कास्ट, फिर एक्चुअल कास्ट को उसके साथ कंपेयर करना, और अगर कहीं पे डिविएशन है, डिविएशन का मतलब जैसे यहाँ ऊपर डिविएशन आई, ₹10 की डिविएशन आई, ठीक है, डिविएशन आई, ठीक है, तो इसका मतलब हमें वो फाइंड आउट करने हैं कि कुछ मशीनरी में प्रॉब्लम है, लेबर एफिशिएंट नहीं है, या क्या है, तो वो हम उसको एलिमिनेट करके कंट्रोल ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, हमें पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करनी है किस चीज़ की कितनी कॉस्ट है, मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, लेबर की कितनी कॉस्ट है, और जो भी खर्चे हैं उनकी कितनी कॉस्ट है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी है। उसके बाद उसको अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, प्रॉपर अकाउंट्स बनाने हैं उसको, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए। फिर लास्ट में कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, और फिर हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना है, और अगर डिविएशन है, डिविएशन का मतलब अगर वो ज्यादा आ रही है हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट से, तो फिर उसको हमें एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। वी कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस कि भाई मशीनरी नहीं लाई जाए, एफिशिएंट वर्कर्स हायर किए जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी वो एक बड़े पूरे एक बिजनेस फर्म को लेके चलती थी, कलेक्टिव रिजल्ट्स लेके बताती थी, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी सी है जो सेपरेशन लाएगी, एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट एक ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है। इसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको अगर कॉलेज के पूरा रिजल्ट्स देखना है, तो ओवरऑल रिजल्ट कैसे देखोगे, आपको उन्होंने बता दिया कि पूरे कॉलेज का 70% रिजल्ट आया इस बार, लेकिन हमें चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, फिर हम डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं, कॉमर्स का कितना, साइंसेज, आर्ट्स कितना है, अलग अलग हम देखेंगे। इसी तरीके से सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाइड, उसका व्यू जो है वाइड है, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है, फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स, ठीक है, फॉर टू डिटरमाइन टू फाइंड आउट द माइन्यूट रिजल्ट्स, जो कॉस्ट अकाउंटिंग काम करती है, ठीक है। तो ये तो थी एक छोटी सी इसकी इंट्रोडक्शन। आज हम इंट्रोडक्शन तक ही रहेंगे, तो आगे जो हम कर सकते हैं वो है, मैं जो बात कर रहा था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग में, क्योंकि अभी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं निकलोगे, क्योंकि आप अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते रहो, जब तक आप इन दोनों का डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा तो आगे काम नहीं बढ़ सकता। अब मैंने आपको बता दिया कि इसका
मीनिंग क्या है, कास्ट अकाउंटिंग का मेन मीनिंग क्या है। बाकी आपकी बुक में यू नो पाइल्स ऑफ थियरी, हीप्स ऑफ थियरी है, तो आप उसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको जो मेन जो इसका मीनिंग है वो बता दिया है, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं या डिफरेंस कर लेते हैं, जो भी है। तो कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तरफ आ जाएगी हमारी कास्ट अकाउंटिंग और दूसरी तरफ हमारी आ जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हैं जो हम डिस्कस करेंगे और आपको पता चलेगा कि इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। सो बात ऐसी है, सबसे पहले तो जो पर्पस मैंने बता दिया। अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है पर्पस, काम क्या है इन दोनों का। अब मैंने आपको कास्ट अकाउंटिंग का काम बताया था, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो मैंने आपको कास्ट अकाउंटिंग का काम बताया था, वो क्या था, वो बिजनेस को इंफॉर्मेशन देता है इन जनरल वे, बिजनेस को इंफॉर्मेशन इन जनरल वे पूरा का पूरा आपको बता देगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट जो कास्ट अकाउंटिंग है उसका पर्पस क्या है, वो एक यूनिट की, ठीक है, एक मार्कर की, एक प्रोजेक्ट की, पूरे प्रोजेक्ट पूरे ऑपरेशन की, ठीक है, कॉस्ट बताएगा, छोटी से छोटी चीज की कॉस्ट बताएगा, मटेरियल की कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्ट क्या है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देगा, माइन्यूट डिटेल्स आपको बताएगा, ठीक है। ये जनरल रिजल्ट्स बताएगा, ये आपको जनरल रिजल्ट्स बताएगा, ठीक है, और ये आपको यू कैन से स्पेसिफिक रिजल्ट्स बताएगा। ओके, ये जनरल रिजल्ट्स और ये स्पेसिफिक रिजल्ट्स, ये तो इसका जो है मेन जो है काम है। उसके बाद हमारा आता है ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये एक कंपलसरी टाइप की होती है, ठीक है, कंपलसरी। इसमें कंपनीज एक्ट जो 2013 है उसके अंदर इसको कंपलसरी है कि ये आपको अकाउंट्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। हालांकि ये जो कास्ट अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं ये इतने मैंडेटरी नहीं है, फिर भी अब इन्होंने कहा है कि बनाने चाहिए, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू दिस फाइनेंशियल अकाउंट्स कास्ट अकाउंटिंग इतनी मैंडेटरी नहीं है, कास्ट अकाउंट्स इतने मैंडेटरी, लेकिन फिर भी फॉर्म्स बनाती हैं क्योंकि एवरीवन वांट्स टू एक्सेल इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। सो अगर कास्ट फाइंड आउट करेंगे तो अच्छे से जो है बिजनेस चलेगा। तो एज कंपेयर ये भी अब हो गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना। अब कंपनीज एक्ट इसने बोला है कि आपको जो कास्ट अकाउंट्स बनाने हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा जो है यू कैन से कि कंपलसरी जो है वो जो है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स है। उसके बाद जो है हमारे पास रिकॉर्डिंग, दूसरा आगे आपको दूसरा जो मैंने आपको बताया था फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतने जरूरी बहुत जरूरी हैं और कास्ट अकाउंटिंग में इतने नहीं है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग क्या होती है, जो मैंने अभी बताया आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है कि इट क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड समराइजेज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, यही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग। लेकिन कास्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कास्ट अकाउंटिंग में इट ब्रेक डाउन द कॉस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स, वेरियस यूनिट्स, वेरियस प्रोडक्ट्स, वेरियस सर्विसेज, ये रिकॉर्ड करती है। वो सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे देगी, लेकिन ये क्या रिकॉर्ड करेगी, ये रिकॉर्ड करेगी हर एक स्पेसिफिक यूनिट की, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कॉस्ट। ओके, कॉस्ट कितनी लग रही है इसको बनाने में, इसको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कितनी लग रही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कुछ इस टाइप की होगी। ओके, सो अब इसमें है फोर्थ है पॉइंट जो पीरियोडिसिटी ऑफ अकाउंट्स।
पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब कि कब जो है, पीरियोडिसिटी ऑफ अकाउंट्स बोल सकते हो, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग बोल सकते हो आप, ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग, ये रिपोर्टिंग जब की जाती है, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग की जाती है ना, ये ड्यूरिंग दी एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द पीरियड ये रिपोर्टिंग की जाती है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कब किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप किसी महीने में भी निकाल सकते हो, आपकी एज एंड व्हेन डिजायर्ड, जब भी मैनेजमेंट की, जब भी बिजनेस की अपनी मर्जी होगी, वो किसी भी पर्टिकुलर चीज की कास्ट उसके रिलेटेड कास्ट अकाउंट्स बना सकता है, ठीक है। और लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादातर क्या होता है कि जो अकाउंट्स बनते हैं वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने 3-4 जो स्टेप किए हैं, पर्पस मैंने बता दिया, पर्पस क्या है इसका, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, कास्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, जो कॉस्ट को रिकॉर्ड करना और वो बताना कि स्पेसिफिक कॉस्ट क्या पड़ रही है। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स मैंने बता दिया कि ये ज़्यादा मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट में, और कास्ट ये जो है वो इतने मैंडेटरी नहीं है कंपैरेटिवली। रिकॉर्डिंग में क्या है, जो फिर मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग कैसे, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक ब्रेक डाउन करके स्पेसिफिक कॉस्ट बताता है। पीरियोडिसिटी, अब ये मैंने अभी बताया है कि ये जो है फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स बनते हैं वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनते हैं, और कास्ट अकाउंटिंग में एज एंड व्हेन डिजायर्ड, जब भी मैनेजमेंट की मर्जी होगी तब वो बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये इसके 4 जो थे मेन थे, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे भी वो रेवेन्यू नेचर की है, कैपिटल नेचर की है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ओके। तो लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग में है, हम कौन सी रिकॉर्ड करते हैं, स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक चीजों के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, विच इंटर इनटू दी, वो वाली हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो वाले एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं which enters into the cost, ठीक है। जो पूरी कॉस्ट है वो वाले हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। जो हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कितना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेलिंग का खर्चा कितना है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का कितनी कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी है, ऑफिस कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, जो भी सारी आ रही होगी वो हमने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल में से वो हम सारा एक ही दम, सारा का सारा एक जो रेवेन्यू नेचर है, जो कैपिटल नेचर है, हम उसको फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग रिपोर्ट कर देती थी। लेकिन इसमें कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, जो हम किसी चीज को जो कॉस्ट बना रहे हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उसकी ऑफिस कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, वर्क कॉस्ट कितनी है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ये मैं इतनी डिटेल में अभी नहीं समझा रहा क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसमें यही आप इसको ध्यान में रखिए कि ये जो है, जो भी कॉस्ट में आएगा, जो भी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होंगे, ये उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो ये था हमारा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कौन सा करता है। और कोई अगर मेन पॉइंट है मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आपकी बुक में 15 पॉइंट्स हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, 10 पॉइंट कुछ भी कर सकते हो। हाँ, एक मेन जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, जो आज इतना ही रखेंगे। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, हाउ कैन वी इम्प्रूव, सो मैं उसमें वो भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। इट्स माई फर्स्ट अटेम्प्ट, सो जस्ट कोऑपरेट विद मी और मुझे बताइए कि और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बुक में आपके 15 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं, ठीक है। सो जो सबसे जरूरी पॉइंट, जो मेरी सेंस में मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है, वो क्या है, फिक्सिएशन
ऑफ, बहुत ही जरूरी है ये, यही मेन रीजन है कास्ट अकाउंटिंग का एग्जिस्टेंस में आने का। फिक्सिएशन ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब देखिए किसी चीज का प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सेल पे करता है ना। ये डस्टर है, ठीक है, कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है, ये डस्टर है, इसका जो प्रॉफिट है वो कैसे, हम टर्नओवर कैसे आएगा, जब ये बिकेगा, जिस प्राइस पे भी बिकेगा वो टर्नओवर होगा। ओके, इतना तो आप जानते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें ये जो यू कैन से ये फैसिलिटी नहीं है कि हम किसी चीज का प्राइस सेट कर सके, हमें सीधा सीधा मिल रहा है प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है। लेकिन कास्ट अकाउंटिंग मूव्स वन स्टेप फॉरवर्ड। कैसे, वो आपको बता देगी कि भाई इस चीज का प्राइस कितना सेट करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ये डस्टर है, फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, ठीक है, अगर आप इसके कास्ट अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी कॉस्ट का पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमें 20 रुपीज का पड़ रहा है, इसका रॉ मटेरियल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी बाइंडिंग शाइनिंग जो भी है, हमें 20 रुपीज का पड़ गया। हमने इसकी कास्ट को ब्रेक डाउन किया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, मटेरियल कास्ट, रॉ मटेरियल, इसकी लेबर कास्ट, मटेरियल की कास्ट कितनी पड़ी, लेबर की कास्ट, तो हमें पता चला कि 20 रुपीज है। वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता सकती, ठीक है, लेकिन कास्ट अकाउंटिंग से हमें पता चल गया कि ये 20 रुपीज का है। अब हमें अगर प्रॉफिट जितना भी अर्न करना है तो प्राइस मस्ट बी हायर देन ₹20, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट इस पे हमने प्रोडक्शन की है, इसकी कम से कम कास्ट जो है, हमने अच्छे से इसकी कास्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की, 20 रुपीज। अब प्राइस मस्ट बी हायर देन 20। अब इसका प्राइस जो कंपनी फिक्स करेगी वो 20 से अबव करेगी। और भी कंडीशंस देखेगी कि कंपटीटर कैसे हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉफिट अर्न करना है तो 20 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए, चाहे 21, 25, जितना भी वो कर सकती है, जितना भी उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो उसको करेगी, उसको चार्ज करेगी लोगों से, ठीक है, क्योंकि कास्ट फाइंड आउट होगी। और ये किसकी वजह से हुआ? कास्ट अकाउंटिंग की वजह से। इट कांट बी डन विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, सो दीज आर द मेन 5 to 6 पॉइंट्स, दैट इज डिफरेंस जो था कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो आप मेन बुक से तो आप पढ़ लोगे, मेन इसका यही है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस थी, क्योंकि वो कलेक्टिव रिजल्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ, जो कलेक्टिव रिजल्ट्स बताती थी, ठीक है, कास्ट अकाउंटिंग ने स्पेसिफिक रिजल्ट बताए, स्पेसिफिक रिपोर्टिंग, एक यूनिट की, एक प्रोडक्ट की, एक सर्विस की, उसकी कास्ट, ठीक है, इससे ताकि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे डिसीजन ले सके, उसको पता चल सके कहाँ पे जो कमी आ रही है, कहाँ पे डेविएशन है, कहाँ पे लूप होल है, उसको कवर किया जाए, अच्छे से कास्ट को कंट्रोल किया जाए, जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम पॉसिबल कास्ट से प्रोड्यूस किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, और फिर उसी तरीके से उस पर प्राइस चार्ज किया जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन कास्ट अकाउंटिंग, सो आई होप यू विल लाइक इट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ उनको भी बोलो सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर में हम इसको और इम्प्रूव करके और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।